नियोजन को लेकर विवाद गहराने लगा है। जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी एग्रेसिव हैं और 4 नवंबर से उन्होंने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और चूँकि शिक्षक नेता भी हैं नवल किशोर यादव, लगातार शिक्षकों से जुड़े मुद्दे को उठाते रहते हैं। हमारे साथ नवल किशोर यादव है, उनसे जान लेते हैं। नवल किशोर जी, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार परेशान हैं और पिछले बार भी आपसे बातचीत हुई थी। 4 नवंबर से वो लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जा रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, उनके पास आंदोलन पर जाने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं बच गया है। आप लंबे समय तक वो परीक्षा पास करके, आपका जो टेस्ट है उसमें पास करके वो भटक रहा है और सीट भी खाली है। आप बहाल नहीं करेंगे ऐसे बच्चों को और रोज़ भाषण दीजिएगा कि हम 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोगों को हम नौकरी देने जा रहे हैं, तो ये तो शिक्षा के साथ घोर अत्याचार है। ये जो विद्यार्थी है, जो गरीब के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, उनके साथ घोर अनर्थ है। और शिक्षक के साथ जो अभ्यर्थी हैं जो 7वें चरण में कंप्लीट किए हैं, उनके साथ घोर अनर्थ हो रहा है। और लोकतंत्र का मतलब यह नहीं होता है, लोकतंत्र का मतलब सबों का ये राज्य है। ये आप नौकरशाहों का राज्य और मुख्यमंत्री का राज्य नहीं है। ये भरम नहीं पालना चाहिए। इसलिए वो तो अगर हड़ताल पर गए हैं तो निश्चित रूप से जाना ही चाहिए, हमारा खुला समर्थन है। लेकिन यही तो है कि आरजेडी कह रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे से भड़काने का काम कर रही है, तो आप लोग भड़काने का काम क्यों कर रहे हैं? अच्छा, वो नौकरी पास किया है हमारे कहने से नौकरी लेने के लिए, हमारे भड़काने से वो टेस्ट पास किया है, हमारे कहने से उसकी परीक्षाएं हुई थी, हमारे कहने से वो डिग्री लिया है। इसमें बीजेपी और आरजेडी क्या करेगा? आप सत्ता में हैं, जब उसकी नियुक्ति के लिए आपने परीक्षाएं ले ली, पद खाली है, तो आपको बहाली करने में आप कहते हैं हम खाली नौकरी बांटिए रहें गांधी मैदान में। तो उन बच्चों को, जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए जो अभ्यर्थी हैं, उनको लेने में कहाँ कठिनाई? इसमें बीजेपी और आरजेडी क्या करेगा और जेडीयू क्या करेगा? तो ये भी कहा जा रहा है कि जब आपके समय में, जब आपके साथ में थे, तो आप लोगों ने तो कुछ किया नहीं है। अब आप आरजेडी को समय देंगे, आरजेडी को थोड़ा वक्त तो मिलना चाहिए ना? नहीं, हमारे समय में उस दिन नीतीश जी थे, आज भी नीतीश जी हैं। नीतीश जी उस दिन भी राज्य के मुखिया थे, आज भी राज्य के मुखिया हैं। उस दिन नीतीश जी शिक्षा विभाग अपने पास रखते थे, आज आरजेडी के पास है, हमारे पास तो कभी था नहीं। और आशुतोष जी, आप जानते हैं कि जिस दिन हमारे साथ नीतीश जी थे, तब भी ये 7वें चरण और 6ठे चरण के ये अभ्यर्थियों के लिए मैं खुला चुनौती में स्वीकार करते हुए इनको संघर्ष के लिए मैंने प्रेरित किया है। और ये आज कुछ कह के भाग जाना चाहते हैं, ये भागने नहीं दिया जाएगा। इनके संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए और इनकी नियुक्ति करनी ही होगी। लेकिन ये एक चीज़ कहा जा रहा है आरजेडी की तरफ से, जब हमने बात की, एक तो शिक्षा मंत्री का लिमिटेड स्टेटमेंट आ रहा है, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तेजस्वी यादव सबका एप्लीकेशन ले रहे हैं, ज़्यादा कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उनके एक स्पोक्स पर्सन थे, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि थोड़ा इंतज़ार कर ले, इतना ज़्यादा लोच शिक्षक नियोजन में आ चुका है कि परेशानी बढ़ गई है और सारी गड़बड़ियों को दूर करने के लिए कोशिश की जा रही है, इस कारण से विलम्ब हो रहा है। गड़बड़ी है नीतीश जी का, तो क्या गड़बड़ी है? नीतीश जी ने गड़बड़ी किए होंगे। और तेजस्वी यादव शिक्षक का एप्लीकेशन क्या देखेंगे? विद्यार्थी रहे कि शिक्षक का एप्लीकेशन देखेंगे? जिनको शिक्षा और कह रहे हैं मंत्री बहुत लिमिटेड बोलते हैं, इस राज्य में मंत्रियों का कुछ नहीं चलता है। 2 तरीके से मंत्रियों को बांध रखा है। एक, जो नीतीश कुमार हैं वो कमिश्नर के माध्यम से गोड़ हाथ बांधते हैं, और तेजस्वी यादव हर मिनिस्टर को अपना प्राइवेट सेक्रेटरी दे के मानते हैं, बांधे पैर हाथ बांधते हैं। जब दोनों लगाम अपने अपने तरफ खींचेंगे तो मंत्री तो खिंचा के मर रहा है, मंत्री तो बेचारा है। ये ब्यूरोक्रेसी का राज है। आखिर कितना समय चाहते हैं आप? क्यों नहीं बता देते कितना समय? साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कितना समय चाहते? 3 साल तो हो चुका है। 3 साल से हो चुका है और उसके कागज पत्तर भी रखे हुए। आखिर काय पद खाली है और आप नौकरियां बांटने के लिए बेचैन हैं, तो उसमें ही नहीं आता है। वो गांव गरीब के पढ़ने वाले बच्चों के लिए आपको थोड़ा सा भी तरस नहीं है। अभ्यर्थियों की तरफ से कई एक ये बात कही गई कि जो भी अभ्यर्थी
शामिल हो रहे हैं, तो ये कोशिश की जाए कि डोमिसाइल नीति यहाँ पर लागू हो, जो भी अभ्यर्थी, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर अभ्यर्थी हैं और जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक बाहर से जो अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं उनको जगह मिल जाती है। देखिए, बाहर के अभ्यर्थियों को जगह इसलिए मिल जाता है कि उससे पैसा लेने में आसानी होती है। वो जो पैसा देगा वो भंडाफोड़ नहीं होगा। यहाँ के बच्चे जो पैसे देंगे वो भंडाफोड़ हो जाता है, कानों कानों खबर उड़ जाता है। और जो बाहर के लोग यहाँ आते भी हैं वो मैक्सिमम कुछ दिन ज्वाइन किए या नहीं किए छोड़ के चले भी जाते हैं और हमारा पद भी खाली रह जाता है और फिर रोटेशनल उस पद को लाया जाता है, फिर पैसा के लिए नए लोगों को तलाश किया जाता है और राज्य के बच्चों को जिनका अधिकार है उनको रोड पर टहलाया जाता है। ये घोर अनर्थ है और सरकार या तो शिक्षा को परमानेंट बंद, शिक्षा और स्वास्थ्य को 10-20 साल के लिए परमानेंट, अगर औकात नहीं है चलाने का तो बंद कर दो, अगर ना चलाना चाहते हो तो पूरी व्यवस्था करो। एक शिक्षक अभ्यर्थी थे जो बीटेट और सीटेट उन्होंने पास किया था, आज की तारीख में वो चाय का दुकान चला रहे हैं। उनका कहना है कि आप 3rd डिवीज़न लाकर यूपीएससी पास कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई शिक्षक अभ्यर्थी है उसका एकेडमिक क्वालिफिकेशन अगर थोड़ा कम है तो सीटेट बीटेट पास करके भी चाय दुकान खोलने के अलावा कोई उपाय नहीं है। जब सीटेट या किसी तरह के टेस्ट दे के पास है तो एकेडमिक कैरियर का क्या मतलब? अभी जो परीक्षाएं हो रही हैं बच्चों का एडमिशन लेने के लिए, आप देख लीजिए पटना यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल, मार्क्स क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आप परीक्षा में आपका रैंक क्या है एडमिशन टेस्ट में, ये महत्वपूर्ण है। तो जब आपने टेस्ट ले लिया और वो पास कर गया तो उसके प्राप्तांक से क्या लेना है? मान लेते हैं कि प्राप्तांक हमारा कम है और हम बीपीएससी कंप्लीट कर गए तो हमको इंटरव्यू में नहीं बुलाएगा, हमको नहीं बिठाएगा, यूपीएससी में नहीं बुलाएगा। आप जैसे ही कोई अगला कदम बढ़ाते हैं तो पिछला कदम छूट जाता है। जब आपने आगे से टेस्ट ले लिया तो पीछे का प्राप्तांक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं रखता है। आपका जो पैराफर्नैलिया है उसमें हम कंप्लीट करते हैं कि नहीं, ये सब सेक्रेटेरिएट में पैसा लेने के लिए। और ये जो मैं बार बार कहता हूँ दलान से निकलने वाली शिक्षा, बिहार की शिक्षा दलानों से, बड़े लोगों की दलानों से निकला है, दलालों के हाथ में फंस गया है। इन दलान की शिक्षा को दलालों से जब तक मुक्त नहीं कराया जाएगा तब तक किसी को चैन से रहने नहीं देगा। तो ये क्या माना जाए, 4 नवंबर को ये लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जा रहे हैं, आरजेडी मना कर रही है, ये भी हो सकता है। पिछले बार आपने देखा होगा कि लाठी चला था, किस तरह से संघर्ष हुआ था, वैसी नौबत फिर आएगी और नुकसान तो छात्रों का ही होना है। लाठी चलाएं, गोली चलाएं, इनकी सरकार है, ये अलग बात है, लेकिन इनको ईंट से ईंट बजा देगा इस बिहार के नौजवान। और सिर्फ सवाल नौजवानों का नहीं है, ये गरीब बच्चों के अभिभावकों का भी है। आप प्राइमरी स्कूल में आपने सेकेंडरी कर दिया और +2 कर दिया और टीचर एगो है। अच्छा, प्राइमरी स्कूल के टीचर सेकेंडरी स्कूल में और +2 स्कूल में क्या पढ़ाएगा? आप सिर्फ परीक्षा दिलाने के लिए, पैसा लेने के लिए सेंटर बना दिया है। जो बच्चों को आप पढ़ाना चाहते हैं उसके लिए शिक्षक की जरूरत है कि नहीं? आप राज्य में देख लें, एक भी गांव के स्कूलों में शिक्षक पूरा नहीं है, एक भी स्कूलों में। तो वो जरूरी है, आप करेंगे क्यों नहीं? आपको करना ही पड़ेगा, राज्य चलाना है तो इसको भी करना है। तो नवल यादव थे और ये बता रहे थे कि किस तरह से बीजेपी ने मन बना लिया है शिक्षक अभ्यर्थियों का सपोर्ट करना है हर हाल में, और सरकार पर ये दबाव अब बीजेपी के तरफ से भी है कि हर हाल में 7वें चरण का जो नियोजन है वो जल्द से जल्द हो। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि 4 तारीख को जो आंदोलन होने वाला है उसके नतीजे क्या निकलते हैं। आशुतोष चंद्र, यूबी न्यूज़, पटना।